Hello students, I welcome you all to our class. Students, हमारा कोर्स चल रहा है सीए फाउंडेशन, राइट? और हम क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट क्लास में हम किस सब्जेक्ट के रिलेटेड मिले थे? क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे लॉ। ठीक है, कानून सीख रहे थे ना हम लोग। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले जो लास्ट क्लास के अंदर हमने जितना कुछ पढ़ा उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या हमने लॉ के रिलेटेड पढ़ा था। हमने अब तक अपने मेन कंटेंट से रिलेटेड अभी स्टार्ट नहीं किया, हम बेसिक्स ऑफ लॉ को लेकर के चल रहे हैं। हम सबसे पहले लॉ से इंट्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज़ लॉ एंड व्हाई लॉ इज़ रिक्वायर्ड, हम इस पर ही पूरी चर्चा कर रहे थे, पूरा अपना डिस्कशन कर रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ लॉ किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज़ लॉ। तो हमने कहा था कि सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड एंड यूज्ड बाय द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट दैट वी कॉल लॉ। ठीक है, फिर हमने कहा कि लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ लॉ की थी कि सबसे पहला जो डिकोडेड लॉ था वो कौन सा था? एंशिएंट इजिप्टिशियन लॉ था। कब आया था? 3000 बीसी में। और उसके बाद ये कितनी बुक्स के अंदर इसको तोड़ा गया था, कितनी बुक्स में डिवाइडेड था? ये 12 बुक्स में डिवाइडेड था। और ये किस कंसेप्ट पर करेक्टराइज्ड किया गया था? ये मा एट करेक्टराइज्ड कंसेप्ट पर करेक्टराइज्ड किया गया था, मा एट द गॉडेंस ऑफ इजिप्ट। एंड इसके फैक्ट्स क्या थे? जो सबसे पुराना लॉ जो है ट्रेडिशन पर बेस किया गया था, रिटोरिकल स्पीच, सोशल इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी को इसमें ध्यान रखा गया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था कि हमारा जो पूरा कंप्लीट पेपर बनता है वो 100 मार्क्स का होता है, राइट? जिसके अंदर की 60 मार्क्स की लॉ होती है और 40 मार्क्स का बीसीआर होता है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है हमारा। ये हमने चलते चलते बात कर ली थी। हालांकि हम आगे जब मेन कंटेंट पर पहुंचेंगे तो हम एक बार पूरा पेपर के बारे में और थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या है हमारा पेपर और उसका मेन कंटेंट क्या है जो हमें मतलब कंप्लीटली तैयार करना है। उसके बाद हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, और इसके अंदर जो मेन बात की थी हमने, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आप इससे अच्छे से आपने इससे इंट्रो नहीं किया है, क्योंकि मेन बेस ही यही है ना इंडिया के लॉ का। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में नहीं मालूम है तो आप आगे लॉ जितना मर्जी पढ़ लीजिए, कुछ आपका वो मतलब जब तक बेस नहीं अच्छा, फाउंडेशन अच्छी नहीं है किसी चीज़ की, तो उस चीज़ की इमारत आप जितनी मर्जी बड़ी खड़ी कर दीजिए, कोई उसका मतलब यूज़ नहीं होने वाला इतना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कौन सा संविधान? जो इंडिया का संविधान है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इंडिया का सबसे पहला लॉ, इंडिया का सबसे पहला लॉ किसको कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स इसके अंदर है, 12 शेड्यूल्स हैं और न्यूमरस अमेंडमेंट्स अब तक हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास इंडिया के सबसे पहले लॉ से भी बड़े लॉ हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर की 470 सेक्शंस हैं, और इनकम टैक्स एक्ट जिसके अंदर की अनगिनत सेक्शंस हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे थे, जो मेन हम लेकर के चल रहे थे कि व्हाट इज लॉ एंड व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने बात की थी, जो मेन हम इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लेकर के चल रहे थे वो हमने यहाँ पर नोट किए थे, और यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ से हम इस पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था, लॉ इज़ नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, कि लॉ बनाने के लिए ही नहीं बनाया जाता है, यूं ही नहीं बना दिया जाता है। लॉ जो है वो डिमांड करता है, कौन? सिचुएशन डिमांड करती है लॉ की। लॉ यूं ही नहीं आ जाता, कहीं भी लॉ यूं ही नहीं बन जाता कि हाँ 3-4 जने मिल गए, बैठ गए और बात करते करते उन्होंने लॉ बना दिया ना। लॉ की डिमांड करती है सिचुएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये जो सेकंड है, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। आप मेरे साथ याद रखिए इस बात को, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। विद एग्जाम्पल आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा कि ये बात कैसे सही है। ठीक है, दूसरी बात की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, और बिहेवियर।
इन पीपल damages द पर्सन, देन लॉ इज मेड टू सेफगार्ड सच अ पर्सन और विक्टिम। लॉ बनाने के लिए सबसे पहले क्या, दो पर्सन के बीच में मतभेद होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, उनके बिहेवियर का जो होगा मिसबिहेवियर के कारण, ठीक है, किसी को डैमेज होगा, मिसबिहेवियर के कारण या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण किसी को डैमेज होगा, जिसको डैमेज होगा वो क्या कहलाएगा, विक्टिम। विक्टिम मतलब पीड़ित कहलाएगा। और उसको सेफ गार्ड करने के लिए हम क्या बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, ठीक है ना। और हर लॉ के पीछे एक हिस्ट्री होती है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए कि हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि सिचुएशन डिमांड करती है लॉ की, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर आपको एक होमवर्क दिया गया था, आपको ये भोपाल ट्रेजिडी जो है इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने को कहा गया था। तो होपफुली आपने रिसर्च किया होगा कि ये ट्रेजिडी क्या थी, ठीक है। चलिए अब हम इसको पूरा फॉर्म के अंदर लेकर के आते हैं कि एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं, यहाँ पर हमने पॉइंट लिखे, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स लेंगे इसके, ठीक है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ये डायरेक्टली लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, भोपाल द भोपाल ट्रेजिडी, द भोपाल ट्रेजिडी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था कि 2 या 3 दिसंबर को भोपाल, जानते हैं आप लोग, भोपाल के अंदर गैस लीक हो गई थी। एक मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह थी जहाँ पर कि भोपाल के अंदर, वहाँ 2 या 3 दिसंबर 1984 को गैस लीक हो गई थी। आई थिंक उसका मिथाइल आइसोसाइनाइड कुछ इस तरह का नाम है। और उसके अंदर वहाँ पर बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर हैंडीकैप्ट हो गए थे इसकी वजह से। और मतलब बहुत ज़्यादा हालत वहाँ की बिगड़ गई थी। और जिस कंपनी में ये गैस लीक हुई थी उसका जो ऑनर था उसका नाम था एंडरसन, नाम था उसका, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो ट्रेजिडी हुई है 1984 के अंदर हुई, और जो उसका ऑनर था एंडरसन, उस पर इस ट्रेजिडी को लेकर के क्लेम किया गया, ठीक है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि तब तक इस तरह की ट्रेजिडी को लेकर के कोई लॉ ही नहीं बना था, ठीक है ना। 1984 के अंदर इस तरह की ट्रेजिडी को लेकर के कोई लॉ ही नहीं बना था। और जब लॉ ही नहीं बना था तो उस कंपनी का जो ऑनर था उस पर क्लेम ही नहीं किया जा सकता था। देखिए, इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई और हम क्लेम ही नहीं कर सकते हैं उसको। और जब ये ट्रेजिडी हुई तो फिर उसके बाद क्या किया गया, अब देखिए, अब सिचुएशन क्रिएट हुई ना, गैस लीक हुई तो वहां पर बहुत सारे विक्टिम बन गए, जो लोग उससे इफेक्ट हुए, ठीक है ना, वो वहां उस केस के क्या बन गए, विक्टिम बन गए। उनको बहुत सारा डैमेज हुआ। जब उनको डैमेज हुआ तो गवर्नमेंट को लगा कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर्सन को क्लेम तक नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण ये ट्रेजिडी हुई है। और फिर सरकार को लगा, फिर गवर्नमेंट को लगा, इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें आगे कुछ ऐसा ना हो, या इसके क्लेम को लेकर के क्या बना देना चाहिए, कोई ना कोई कानून बना देना चाहिए ताकि इसकी प्रोसेस को क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो अब देखिए, सबसे पहले गैस लीक हुई, फिर विक्टिम आए, फिर एक सिचुएशन क्रिएट हुई, और उसके बाद क्या बना, लॉ बना, ठीक है। तो इसका लॉ बना क्या था वो देखिए, इसका जो लॉ बना था वो बना था, यहां पर हम डायरेक्ट लॉ लिखेंगे, ठीक है। तो वो लॉ क्या बना था, भोपाल गैस लीक
डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स, एक्ट 1985। अब देखिए ट्रेजेडी हुई कब थी? 1984 में, और एक्ट कब बना? 1985 में। बात समझे आप? सबसे पहले क्या क्रिएट हुई? सिचुएशन क्रिएट हुई। सिचुएशन क्रिएट होने से क्या हुए? विक्टिम आए। विक्टिम आए तो गवर्नमेंट को लगा कि अब इस ट्रेजेडी को क्या करना चाहिए? क्लेम करना चाहिए। और उसको क्लेम करने के लिए क्या बनाया गया? एक लॉ बनाया गया। पहले तो ये लॉ नहीं था ना, एक सिचुएशन क्रिएट हुई, इसके बाद सोचा गया कि ऐसा कोई लॉ हमें बनाना चाहिए। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या हो सकता है। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं डाउरी इन इंडिया। ठीक है ना? द डाउरी इन इंडिया, दहेज प्रथा जानते हैं ना? ठीक है ना? तो पहले भी दहेज लिया जाता था जब मतलब राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था, लेकिन तब इस तरह का कोई लॉ नहीं था। ज़रूर आगे के इस टाइम के अंदर ऐसी सिचुएशंस बनी हैं जिनके कारण गवर्नमेंट को क्या बनाना पड़ा? डाउरी के ऊपर लॉ बनाना पड़ा। तो वो लॉ क्या है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल से, टेररिज्म इन इंडिया, भारत में आतंकवाद। क्या इस पर भी कोई लॉ बनाया गया है स्टूडेंट्स? बिल्कुल। ठीक है। देखिए इस पर जो लॉ बनाया गया है वो कौन सा है? इस पर जो लॉ बनाया गया है वो है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2000 1985 to 95। एक तो ये है एक्ट इसका, ठीक है ना? और एक एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ये जो ऊपर वाला एक्ट है ये ओल्ड एक्ट है, ये अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है। इसको बोला जाता था टाटा, और अभी जो है वो है पोटा। ठीक है। अब देखिए एक केस है, अगर हालांकि ध्यान हो नहीं हो, एक टेररिस्ट था कसाब। ठीक है। उसने क्या किया था कि दिन दिहाड़े 200 से 300 लोगों को मार दिया। ठीक है। एक केस ये हुआ, एक सिचुएशन ये क्रिएट हुई, और तब क्या किया गया कि एक्ट बनाया गया टेररिज्म को लेकर के। ठीक है। दूसरी बात ये कि 2001 के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया। ठीक है। पहले जो ओल्ड एक्ट चल रहा था वो टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ थी। इसके अंदर ऐसा नहीं था कि टेररिस्ट को आप पकड़ लें और उसको हैंग टिल डेथ कर दें या मारने का, या उसमें कंप्लीट वो नहीं था। ठीक है ना? लेकिन उसके बाद जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो फिर गवर्नमेंट के सामने फिर से एक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके।
तो वो 2001 का जो अटैक था पार्लियामेंट के ऊपर, वो सरकार के, वो गवर्नमेंट के सामने एक सिचुएशन बन करके क्रिएट हुआ, और उस सिचुएशन के बेस पर कौन सा एक्ट बनाया गया, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 बनाया गया, पोटा बनाया गया। तो अब देखिए, अगर कोई भी एक्ट बनाया गया है, ठीक है ना, हमने कल की क्लास में एक एक्ट डिस्कस किया था, वो कौन सा था, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये एक्ट क्यों बनाया गया था, सिचुएशन को देखते हुए, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने लग गया तो गवर्नमेंट को लगा कि अब ट्रैफिक को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, उन सब सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट के सामने हो रही होंगी, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बना दिया गया। उसी तरह से हमने जैसे एग्जाम्पल और देखे, यहाँ पर हमने कहा कि ये जो भोपाल वाला हमने केस डिस्कस किया पहले, इस तरह का प्रोसेसिंग क्लेम को लेकर के फैक्ट्रीज की या कंपनीज की कोई भी एक्ट नहीं था, बाद में इस केस को लेकर के प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स के रिलेटेड एक एक्ट बना दिया गया। जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया, जरूर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी जिसके कारण कि ये एक्ट बनाना पड़ा, और उसके बाद वो सब हमारे सामने भी है कि क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। दूसरी बात, टेररिज्म को लेकर के ये द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो कि करंटली अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है, पोटा एक्ट चल रहा है ये, ठीक है, ये ओल्ड एक्ट है टाडा। तो सिचुएशंस बेस्ड जो लॉ बनाए जाते हैं, कभी भी लॉ यूं ही नहीं बना दिया जाता। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये जो पॉइंट था, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, ये क्यों यहाँ पर मेंशन की गई है। हर बार लॉ सिचुएशन डिमांड करती है, कभी भी यूं ही लॉ नहीं बनता। अब देखिए, अब एक बात अपने डिस्कस करते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर के रिगार्डिंग, छोटी सी बात कर ली जाए। हमारे पास ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज लॉ एंड व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड। अब हमने उसका आंसर फॉर्मेट करना है, थोड़ा सा आंसर फॉर्मेट से रिलेटेड बात कर ली जाए। अब देखिए, जब मैंने आंसर लिखा है तो मैंने कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पर जो नंबरिंग नोट की है वो बिल्कुल सिक्वेंस में आ रही है, और जहाँ पर ये अल्फ़ाबेट वर्ड का पहला लिखा हुआ है वो बिल्कुल देखिए उसके नीचे आ रहा है। और जब एग्जाम्पल लिए तो वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो कहाँ नोट किए हैं, यहाँ बिल्कुल देखिए इस तरह से नोट किए हैं। तो आंसर को फॉर्मेट करने का एक वे होता है, वो वे क्या है वो थोड़ा सा नोट करिए। हालांकि आगे भी अपने बात करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने पेपर को लेकर के बात करते जाएं तो मे बी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। हेडिंग डालिए, हाउ टू राइट द आंसर, हाउ टू राइट द आंसर। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, आपका आंसर किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ भी लिख रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप उस पैराग्राफ को किस में लिख सकें, पॉइंट वाइज लिख सकें। कैसे लिख सकें, पॉइंट वाइज लिख सकें, ठीक है। दूसरी बात, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लॉफुल लैंग्वेज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लॉफुल लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आपसे मिस्टेक्स होंगी तो आपको मिस्टेक्स करनी है। अगर आप अभी मिस्टेक्स करेंगे, खुद आंसर फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे और आपसे मिस्टेक्स होंगी, तो आपके उस एग्ज़ाम के ड्यूरिंग 3 घंटों में आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, लॉफुल लैंग्वेज की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सच ए, जैसे विक्टिम हो गया। तो इस तरह के कुछ लॉ रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जिनको हमें अपने आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो आंसर जो है एक लॉफुल आंसर लग सके, उसके अंदर लॉ की लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो सके, ठीक है। हालांकि अपने आगे और बात करेंगे हम आंसर्स, आगे जब अपना कंटेंट डिस्कस करेंगे, आगे अपने एक्ट्स डिस्कस करेंगे जो भी हमारे सिलेबस के हैं, तो अब हम उनके आंसर्स करेंगे और उनको फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब लॉ के बारे में थोड़ी और हम आगे बात करें। अब देखिए, अब आगे हम क्या बात करने वाले हैं। अब मेरे साथ एक हेडिंग डालिए, एक क्वेश्चन डालिए, व्हाट आर द फैक्टर्स on which
लॉ इज बेस्ड, ऑन विच लॉ इज बेस्ड। अब जैसा कि जब हिस्ट्री की हमने बात की थी, हिस्ट्री की बात की थी कि नहीं की थी, याद है कि नहीं याद, कि अभी वो जो दिमाग का डिब्बा है वो गोल हो गया, जो कुछ पढ़ाया था पहले वो सारा भूल गए। ऐसा नहीं करिएगा। जो हमने हिस्ट्री की बात की थी, तो हिस्ट्री में हमने कौन से लॉ की बात की थी? एंशिएंट इजिप्टिशियन लॉ की बात की थी। उस टाइम पे हमने बात की थी कि जब भी कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ट्रेडिशन, रिटोरिकल स्पीच, सोशल इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी, ये फैक्टर्स इंक्लूड किए गए थे। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारा लॉ है अभी का, जो इंडिया का जो लॉ है, वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉ को बनाते वक्त जिनकी प्राइम इंपॉर्टेंस रखी जाती है, जिनको ध्यान में रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लॉ बनाते वक्त कौन से फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। यहां पर सबसे पहले हमने पॉइंट लिया सेफ्टी। जब भी लॉ बनाया जाता है तो लॉ के अंदर ये बात ध्यान रखी जाती है कि पब्लिक की सेफ्टी फर्स्ट, पब्लिक की सेफ्टी की प्राइम इंपॉर्टेंस। बिना सेफ्टी के कभी कोई लॉ नहीं बन सकता। इस फैक्टर को इग्नोर करके कभी कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है उसके अंदर सेफ्टी फैक्टर जो है उसकी प्राइम इंपॉर्टेंस होगी। कोई और फैक्टर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेफ्टी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बात करें द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। क्या ये एग्जाम्पल हो सकता है सेफ्टी का? बताइए, यस और नो। ये एग्जाम्पल हो सकता है सेफ्टी का या नहीं हो सकता? बिल्कुल सर, कैसे नहीं हो सकता, बिल्कुल है। कैसे है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में हमें क्या मिल रही है? सेफ्टी मिल रही है। किससे सेफ्टी मिल रही है? टेररिस्ट एक्टिविटीज से। किसी ने बॉम्ब फेंक दिया तो हमारे लिए किस लॉ के अंदर लड़ा जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। किसी ने हम पर गोली चला दी तो किसके अंदर लड़ा जाएगा? द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है ना। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनसे हमें सेफ करने के लिए कौन सा लॉ बनाया गया है? द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो कोई भी लॉ बनाया जाता है उसके अंदर कोई और फैक्टर इंक्लूड किया जाए या ना जाए, लेकिन सेफ्टी फैक्टर की क्या होती है? प्राइम इंपॉर्टेंस होती है। इसको इंक्लूड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए दूसरे फैक्टर की बात करें हम, कौन सा हो सकता है? सेकंड नंबर पर हम लेंगे बेनिफिट्स। कोई भी लॉ को बनाने में सेफ्टी जितनी चाहिए उसी के साथ हमें और क्या चाहिए? बेनिफिट्स भी चाहिए, ठीक है ना। बेनिफिट्स से क्या मतलब है? देखो, जैसे हम इसके अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक एक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट। सर इनकम टैक्स एक्ट, इसका क्या रिलेशन हुआ सर? अब मेरी बात सुनना थोड़ी ध्यान से। क्या बात बोली स्टार्टिंग में कि कोई भी लॉ बने उसके अंदर सेफ्टी तो होनी ही होनी है। बेनिफिट हो चाहे ना हो, लेकिन सेफ्टी होगी ही होगी। और अगर किसी लॉ के अंदर बेनिफिट्स भी हैं तो ये मान करके चलना कि उसके अंदर सेफ्टी भी है।
ठीक है ना। अब जैसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है, इसमें कौन सा फैक्टर इंक्लूड है, उसके अंदर सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड है। लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट है इसके अंदर सेफ्टी फैक्टर भी है और बेनिफिट फैक्टर भी है। कैसे है सर, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर सेफ्टी कैसे है। सरकार, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, सरकार हमसे पॉकेट मनी लेती है ना, जैसे आप अपने पापा से पॉकेट मनी लेते हो, वैसे ही सरकार आपके पापा से क्या लेती है, पॉकेट मनी लेती है। ठीक है, उस पॉकेट मनी से वो बहुत सारा पैसा जमा करती है और उस बहुत सारे पैसे को क्या करती है, वो हमारे लिए यूज करती है। ठीक है ना। तो वो हमारे लिए कैसे यूज करती है, सबसे पहले वो उस पैसे को जो उसने इनकम टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया है उसको वो कहाँ लगाती है, डिफेंस में। कहाँ यूज करती है, डिफेंस में यूज करती है। डिफेंस में यूज क्या, डिफेंस क्या होता है सर, अरे डिफेंस क्या होता है, जो हमारी इंडियन आर्मी है, जो हमारी नेवी है, जो हमारी एयरफोर्स है, जो हमारी जो रक्षा करती है, हमारी सेनाएं जो हैं, वो डिफेंस है। तो सबसे पहला जो इनकम टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा है वो कहाँ के लिए रखा जाता है, डिफेंस के लिए रखा जाता है। सबसे पहले वहां पैसा लगाया जाता है। ठीक है ना, वहां के लिए बजट रखा जाता है। तो ये जो डिफेंस वाला जो पॉइंट है वो किसको इंक्लूड कर रहा है, देखो इनकम टैक्स एक्ट एग्जांपल दिया, सेफ्टी का भी एग्जांपल है, बेनिफिट्स का भी एग्जांपल है। बात को समझते हुए चलना अच्छे से। ठीक है, डिफेंस किसको शो कर रहा है, यहां पर किसको डिनोट कर रहा है, सर सेफ्टी हो रही है ना हमारी, हो रही है कि नहीं हो रही है। जब हमारी सेनाओं पर पैसा लगाया जा रहा है, हमारी आर्मीज पर पैसा लगाया जा रहा है, हमसे कलेक्ट किया हुआ, उस एक्ट के अंदर है, इनकम टैक्स एक्ट में ये मतलब है कि जो भी कलेक्शन की जा रही है उसको सबसे पहले कहाँ यूज किया जा रहा है, डिफेंस के अंदर। वो किसको डिनोट कर रहा है, सेफ्टी को। उसके बाद अब सर ये तो बात हो गई सेफ्टी की। अब आपने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट जो है एग्जाम्पल है बेनिफिट्स का, तो बेनिफिट्स का एग्जाम्पल कैसे हुआ। तो देखो बच्चों, बेनिफिट्स का एग्जाम्पल कैसे हो गया कि जो डिफेंस में जो इनकम टैक्स का पैसा लगा दिया गया, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको किस पर लगाया जाएगा, हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या यूज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हम इसके अंदर ले सकते हैं फैसिलिटीज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। किसके रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज। कैसे सर, जैसे आपके लिए सरकार कौन कौन सी सेवाएं चलाती है, ट्रेन की सेवा चलाती है, बस की सेवा चलाती है, एरोप्लेन की सेवा चलाती है। ये सब आपके लिए कौन सी सेवाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की ही सेवा है ना, है कि नहीं है। अब देखिए, अगर आप ये कहें कि मैं तो सीए करने जा रहा हूं, मैं तो अपना खुद का एरोप्लेन लूंगा ना बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है। हर पर्सन अपना खुद का एरोप्लेन लेकर के रख सके ये पॉसिबल नहीं है। हर पर्सन अपनी खुद की ट्रेन लेकर के रख सके ये पॉसिबल नहीं है। हर पर्सन अपनी खुद की बस लेकर के रख सके ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हो भी सकता है, कोई पर्सन ले ले, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर पर्सन ले ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमारी प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। और वो फैसिलिटीज़ सरकार कहाँ से प्रोवाइड करवाती है, हमें हमसे ही जो पैसा कलेक्ट किया होता है हमारे इनकम टैक्स के थ्रू, उसके थ्रू प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा जैसे कहीं पे कोई डैम बनाना है, कहीं पे कोई रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, इस तरह के जो मतलब काम है वो सरकार हमारे से लिए हुए पैसे से ही करती है ना। तो वो हमारे को क्या दे रही है, हमसे ही पैसा लेके हमको ही क्या दे रही है, बेनिफिट दे रही है कि नहीं दे रही है। और जब वो आर्मी में पैसा लगा रही है, हमसे ही पैसा लेके वो हमें क्या दे रही है, सेफ्टी दे रही है। ठीक है ना। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये एग्जाम्पल है किसका, सेफ्टी का भी और बेनिफिट का भी। ठीक है। अब मेरी बात मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, कोई भी लॉ बनाया जाए उसके अंदर जो फैक्टर इंक्लूड किया जाएगा, सेफ्टी की प्राइम इंपॉर्टेंस होती है। कोई और फैक्टर इंक्लूड किया जाए या ना जाए, बिना सेफ्टी के कभी कोई लॉ नहीं बन सकता है। सेफ्टी इज प्राइम इंपॉर्टेंस टू क्रिएट ए लॉ, टू मेक ए लॉ। ठीक है। और बेनिफिट्स हो चाहे नहीं हो, लेकिन सेफ्टी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो इनकम टैक्स एक्ट है वो दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब
हमने दो फैक्टर की तो बात कर ली कि लॉ बनाने के लिए एक तो सेफ्टी फैक्टर होना चाहिए, दूसरा बेनिफिट्स होने चाहिए। अब तीसरे फैक्टर की हम बात करें, तीसरे फैक्टर के अंदर हम लेते हैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। सर ये क्या है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स? बताते हैं बच्चों क्या है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं डायरेक्ट समझाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको समझने के लिए। सपोज करिए आपने दिया सीए फाउंडेशन का एग्जाम, आपका एग्जाम देने के बाद आया रिजल्ट, आप गए कंप्यूटर पे, आपने चेक किया, आपकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों सर? अरे भैया तुम पास हो गए। अरे सर मैं पास हो गया। वाह, आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मैं सीए फाउंडेशन पास कर गया। आप सीए फाउंडेशन पास कर गए, आपने कहा कि यार आज तो घूमने चलते हैं दोस्तों के साथ। आपने क्या किया, गाड़ी उठाई। उस दिन क्या आपने कहा, आप अदर डेज में भी अपने पापा से कार मांगते हैं लेकिन आपके पापा कार नहीं देते, लेकिन उस दिन आपके पापा बहुत खुश, उन्होंने उस दिन आपको क्या पकड़ा दी, कार की चाबी। आप खुशी खुशी में निकले कार लेकर के, खुशी इतनी कि आपने कार चला दी फुल स्पीड में। ठीक है, आपने इतनी स्पीड में चलाई कि उस दिन तो सिग्नल कोई लगा है तो आपको उसका भी ध्यान नहीं कि सिग्नल बंद है मैं रुक जाऊं ना, आज तो मैं खुश हूं, फुल खुश हूं, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। आपने सिग्नल तोड़ के गाड़ी निकाल दी। जब आपने सिग्नल तोड़ के गाड़ी निकाली तो जहां से सिग्नल ऑन था वहां से एक और गाड़ी आ रही थी और आपकी गाड़ी और उसकी गाड़ी ठुक गई। ठीक है, अब क्या थी, खुशी आपकी थी, ठीक है ना, दिन आपका था, गाड़ी आपकी थी, ठोकी किसने, आपने। सिग्नल किसने तोड़ा, आपने। लॉ किसने ब्रेक किया, आपने। हर्जाना कौन भरेगा, जो ऑन सिग्नल से आ रहा था वो या जो ऑफ सिग्नल से जा रहा था वो? कौन भरेगा? सर मैं ही भरूंगा ना, वो थोड़े ना भरेगा, वो तो लॉ को फॉलो करते हुआ आ रहा था। हाँ जी, तो यही बात है कि अगर आप लॉ को ब्रेक करते हैं, अगर आप सेफ्टी ले रहे हैं, किसी चीज के बेनिफिट्स ले रहे हैं, अगर आप कार को एंजॉय कर रहे थे, अपना दिन एंजॉय कर रहे थे, वो आपका बेनिफिट था, आपके मजे थे, आपके मजे के पीछे किसी और का नुकसान हो गया, किसी और का डैमेज हो गया। जिसका डैमेज हुआ वो पर्सन थोड़े ना डैमेज को बेयर करेगा, डैमेज को वो बेयर करेगा जिसकी वजह से डैमेज हुआ है। तो कॉस्ट किसकी लगेगी लॉ को ब्रेक करने पे? कौन हर्जाना भरेगा? जिसने डैमेज किया है, ना कि विक्टिम जिसका नुकसान हुआ है। तो यही मतलब है इसका कि आपको लॉ की फैसिलिटी दी जाएगी, आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपको सेफ्टी दी जाएगी। सेफ्टी दी गई थी कि नहीं दी गई थी? आपको सिग्नल बंद किया गया आपका, ठीक है, ताकि आप रुक जाएं, ताकि किसी तरह का कोई डैमेज ना हो किसी को। लेकिन आपने क्या किया, लॉ ब्रेक करते हुए, सिग्नल को तोड़ते हुए गाड़ी निकाली और उससे क्या हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है ना, तो उसकी कॉस्ट कौन भरेगा? आप भरोगे। तो आपको, आपके लिए लॉ बनाया गया, उसके अंदर आपको कुछ सेफ्टी दी गई है, उसके अंदर आपको कुछ बेनिफिट्स दिए गए, लेकिन वो किसकी कॉस्ट पर होंगे? आपकी ही कॉस्ट पर होंगे। उसके लिए उसको ब्रेक करने पर हर्जाना कोई और नहीं भरेगा, उसको आपको ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फैक्टर नंबर थर्ड। एंड द फोर्थ फैक्टर इज इथिक्स। फोर्थ फैक्टर इज इथिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो इथिक्स वर्ड सोचिए क्या है। इथिक्स का मतलब आदर्श, हमारा व्यवहार। ठीक है, अब देखिए इथिक्स जो होते हैं, देखिए एक वर्ड होता है मोरल, एक वर्ड होता है इथिक्स। दोनों चीज़ें डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है?
मोरल जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के हो सकते हैं, जैसे हमारी फैमिली के अंदर कुछ मोरल हो सकते हैं हमारे, ठीक है, हमारे कुछ आदर्श हो सकते हैं, वो हमारे एक पर्टिकुलर एरिया के। लेकिन इथिक्स ऐसी चीज है जो एक पर्सन पर, पर्टिकुलर पर्सन पर अप्लाई ना हो करके पूरे वाइड एरिया पर अप्लाई होती है, उसको इथिक्स कहते हैं, जिसको हर पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इथिक्स क्या है, और ये कभी भी दिखाई नहीं देते हैं, ये हमारी खुद की समझ पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें, वही हुआ, आपको दोबारा आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करवा देते हैं। एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा, आपका हुआ सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास, आप फिर से खुश। अब खुशी खुशी आप क्या गए, आप पहुंच गए क्लब में आपने फुल बारातियों वाला डांस करना शुरू कर दिया। सारे जितने लोग थे बाकी डिस्को के अंदर, वो सारे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म के अंदर नाच रहे थे। लेकिन अब आप भैया सीए फाउंडेशन पास किए हो, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। आपने क्या किया, अपना वो बारातियों वाला डांस शुरू कर दिया, यूं टेढ़ा मेढ़ा, क्या आप कैसे नाच रहे हो, मतलब कुछ नहीं आपको पता, आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आपको नहीं मतलब यार तू नाच, ढंग से नाचना है, मैं तो नहीं नाचता आज, मैं तो फुल धमाके से नाचूंगा। अब आप नाच रहे हो, ठीक है, फुल स्पीड आपने बढ़ा दी, और वहीं पे एक बंदा टेबल पे बैठा हुआ है, वो आपको कब से देखे जा रहा है और आपको देख देख के उसको चढ़ रहा है गुस्सा। ठीक है, वो बेचारा बैठा है, वो कह रहा है या मतलब वो आपका वो खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब उसने क्या किया, आपने उसको देखा कि वो बंदा आपको देख रहा है, ठीक है, आपने कहा यार देख रहा है, देखता रहे यार, मैं तो खुश हूं, मैं तो फुल नाचूंगा आज। आप नाच रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ, उस बंदे से बर्दाश्त की हद उसकी पार कर गई। अब उसने क्या किया, उसके पास एक पड़ी थी बोतल, उसने बोतल उठाई, फोड़ी, वो टूटी हुई बोतल लेकर के उठा और आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपने अचानक से देखा कि इसने तो बोतल फोड़ दिया और मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अब आपका डांस क्या हुआ, धीरे 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 स्लो होना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी हवाइयाँ उड़ रही हैं। आप कह रहे हो यार ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, और वो आया आपकी तरफ। अब क्या हुआ, जैसे वो आपके पास पहुंचा, आपने भागना शुरू किया। आप आगे वो पीछे, आप आगे वो पीछे, चक्कर लगाने शुरू किए। अब क्या हुआ, पहले केस के अंदर मान लीजिए उस बंदे ने आकर के, आप तो अपनी मस्ती में नाच रहे थे, लेकिन उस बंदे से आपका डांस बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वैसे तो उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा था ना। उसने क्या किया, आया पहले केस में, मान लीजिए उसने आके आपको कटक बोतल दे मारी आपके पेट में। अब वहां पे जितने भी लोग खड़े थे, वो लोग बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। अब उनकी नजर में उन्होंने पूरा सीन देखा कि ये बंदा आगे भाग रहा है और वो बंदा पीछे भाग रहा है बोतल लेकर के, और उसने उसको मार दिया और ये बंदा आराम से अपना नाच रहा था। और एक दूसरा केस हम लें तो दूसरे केस में हम ये मान के चलते हैं कि वो बंदा आपको मारने को दौड़ रहा है और आपने अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर उसको 2 बोतल दे मारी। अब इसमें 2 केसेस बने, 2 ओपिनियन बने। 2 ओपिनियन कैसे बने, पहले जब उस पर्सन ने आपको बोतल दे मारी, मान लीजिए, तो वो इथिकल हुआ क्या अनइथिकल हुआ, अनइथिकल हुआ, ठीक है। लेकिन दूसरे ही केस में आपने उस पर्सन को अपने सेल्फ डिफेंस में 2 बोतल दे मारी, तो ये क्या हुआ, इथिकल कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि आपने उसको मारा, क्यों मारा, अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर। तो ये जो इथिक्स वर्ड है, लॉ को लेकर के ये समझने वाली बात है कि कहां पर हम उसको सही मानते हैं और कहां पर हम उसको गलत मानते हैं, ठीक है ना। ये कभी भी किसी भी लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लास्ट के 2 फैक्टर्स हैं, कौन सा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स और इथिक्स, कभी भी किसी भी लॉ के अंदर ये लिखे नहीं जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या नहीं किए जाते हैं, कभी भी किसी भी लॉ के अंदर ये फैक्टर्स जो हैं वो लिखे नहीं जाते हैं। लेकिन जो ऊपर के
जो दो फैक्टर्स हैं, कौन से, ये सेफ्टी और बेनिफिट्स, ये किस तरह होते हैं, हर लॉ के अंदर इन रिटर्न होते हैं। और ये कभी भी रिटर्न फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं, ये हमें खुद से ही हमारे मतलब एज्यूम्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, एज्यूम्ड होते हैं कि ये इस लॉ के अंदर इंक्लूड हैं ही हैं, कि अगर हम लॉ से सेफ्टी ले रहे हैं, अगर हम लॉ से बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो हमारी कॉस्ट पर होगा, ना कि किसी और की कॉस्ट पर। अगर उससे किसी को डैमेज होता है तो उसको बियर किसको करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। और एथिक्स मतलब कुछ आदर्श, कुछ आचार व्यवहार जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि इस लॉ को लेकर के ये इथिक्स हो सकते हैं, कि कुछ एज्यूम्ड अच्छी बातें हो सकती हैं जो कि हमारे माइंड को पता होनी चाहिए खुद से कि इस मतलब लॉ के अंदर इंक्लूड होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये पार्टनरशिप लॉ है तो ये एक इथिकल लॉ है, या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो ये अनइथिकल है। ऐसा कभी भी नहीं होता, कहीं भी नहीं लिखा होता। हर लॉ के अपने कुछ इथिक्स होते हैं और वो एज्यूम्ड होते हैं। और थर्ड फैक्टर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, ये भी एज्यूम्ड होता है। और जो ऊपर के दो फैक्टर्स हैं वो हर लॉ के अंदर इन रिटर्न फॉर्म होते हैं, लिखे होते हैं कि इस लॉ से आपको क्या सेफ्टी मिलने वाली है और इस लॉ से आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये आपको उस लॉ के अंदर, उस एक्ट के अंदर आपको लिख करके दिया जाता है। तो ये मेनली 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी लॉ को बनाने में ध्यान रखे जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। सो सेफ्टी इज प्राइम एंड बेनिफिट्स हो नहीं हो, सेफ्टी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स और इथिक्स क्या है, एज्यूम्ड है। ठीक है, चलिए अपने एक मतलब छोटा सा एक अपने इस चीज को और थोड़ा सा अलग वे में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी आपका रह गया हो तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, लास्ट के जो 2 फैक्टर्स हैं वो तो एज्यूम्ड है, तो उन पर तो कोई भी बात अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज्यूम्ड है, वो तो समझने की ही बात है। अभी देखिए क्या है, हमारे पास एक फैक्टर है सेफ्टी, और दूसरा फैक्टर जो है हमारा वो क्या है, एक फैक्टर हमारा है सेफ्टी और दूसरा फैक्टर है बेनिफिट्स। अब हम देखते हैं कि क्या लॉ बनेगा और क्या नहीं बनेगा। हम यहां पर लिखते हैं इज इट लॉ। यहां पर हमने लिया क्या, यहां पर हम ले लेते हैं लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3 एंड लॉ 4। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, कोई ऐसा लॉ जिसके अंदर की सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है और उसके अंदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं, क्या वो लॉ होगा? मेन फैक्टर ही नहीं है सर, ना सेफ्टी है ना बेनिफिट है, तो लॉ कैसे हो सकता है? यहां पर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, तो वो लॉ नहीं है। ठीक है, दूसरा लॉ हम ले, किसी लॉ के अंदर मान लीजिए सेफ्टी नहीं है। ठीक है, यहां पर हम क्रॉस लगाने की जगह ना इसको नो ही लिख लेते हैं, नो में आंसर कर लेते हैं। किसी लॉ के अंदर सेफ्टी नहीं है पर उस लॉ के अंदर क्या है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो क्या उसको लॉ माना जाएगा? सोचिए, किसी लॉ के अंदर सेफ्टी नहीं है पर उस लॉ के अंदर बेनिफिट्स हैं, क्या वो लॉ कहलाएगा? सर आपने तो बोला था कि सेफ्टी इज द प्राइम इंपॉर्टेंस टू मेक ए लॉ, सो हाउ कैन यू से इफ देयर इज बेनिफिट्स बट नॉट सेफ्टी, सो हाउ कैन वी से इट लॉ? यस, तो वी कांट से इट लॉ, तो ये भी लॉ नहीं बनेगा। थर्ड लॉ पे हम बात करें, किसी लॉ के अंदर सेफ्टी है पर बेनिफिट्स नहीं है, क्या ये लॉ होगा? होगा या नहीं होगा? सर यू आर सेइंग दैट सेफ्टी इज द प्राइम इंपॉर्टेंस, राइट? बेनिफिट्स हो नहीं हो डजेंट मैटर, किसी भी लॉ को बनाने के लिए सेफ्टी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये क्या होगा, लॉ होगा। एंड फोर्थ पे सेफ्टी भी है बेनिफिट्स भी है, क्या ये लॉ होगा कि नहीं होगा? यस, बिल्कुल होगा।
तो अब आप ये पूरा कंसेप्ट फैक्टर्स को लेकर के समझ गए होंगे कि फैक्टर्स का क्या रोल है किसी भी लॉ को बनाने में। ठीक है, तो ये यहां पर हमने पॉइंट डिस्कस किया है। क्या पॉइंट डिस्कस किया है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। ठीक है, ये वाला पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। चलिए आगे बात की जाए। अब आगे जो हम बात करेंगे वो आपके सीए फाउंडेशन में, अगर आपको पता लग गया ना, आपके इंटर और फाइनल में बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। चलिए बात की जाए किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे हाउ इज लॉ मेड। लॉ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लॉ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इसको डिस्कस करना। अब देखिए, सबसे पहले मतलब आपको इसको लॉ कैसे बनाया जाता है, इसको सीखने से पहले आपको लॉ की कैटेगरीज मालूम होनी चाहिए कि लॉ की कितनी कैटेगरीज हैं, किस किस टाइप की कैटेगरीज के लॉ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालिए, कैटेगरीज ऑफ लॉ। कैटेगरीज ऑफ लॉ। ठीक है, तो चलिए बात की जाए। सबसे पहले अब हम लेकर के आते हैं हमारे आदरणीय लॉ को। हमारे आदरणीय लॉ कौन से हैं? जो सबसे पहले लॉ हमारे इंडिया का, वो कौन सा है? वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सबसे पहला लॉ है इंडिया का। इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? कितने आर्टिकल्स बताए थे आपको? 448। इन्हीं 448 आर्टिकल में से दो आर्टिकल हैं। एक है आर्टिकल नंबर 245 और एक है आर्टिकल नंबर 246। एक है आर्टिकल नंबर 245 और एक है आर्टिकल नंबर 246। तो इन दोनों आर्टिकल्स को आपको ढूंढना है कि इन दोनों आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ है, क्या बात हम इन दोनों आर्टिकल्स के रिलेटेड अपनी आने वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क। करिए रिसर्च, जानिए इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।